हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ शिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ शिवी में। आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी ईवीएस को। ईवीएस की अभी तक जो है 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है इस चैनल पर सीटेट नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब वो चाहे जुलाई में हो या फिर दिसंबर में हो। अगर देखिए जुलाई में होता है तो आपकी प्रिपरेशन जो है अभी से हो जाएगी, काफ़ी अच्छा है। आप अभी से उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। अगर दिसंबर में होता है फिर भी अच्छा है, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, आप उस टाइम पर अपना रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो लॉस कुछ भी नहीं है। अगर आपको कोई पेपर आपके सामने है, कोई टारगेट है, तो उसकी तैयारी स्टार्ट करिए। ठीक है, एक दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में या 1 महीने में किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है। हमें पर्टिकुलर उसके लिए टाइम चाहिए होता है। एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स तो चाहिए ही होते हैं, क्योंकि हमें उसका जो है नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, रिवीजन करना होता है, प्रीवियस ईयर लगाने होते हैं, है ना, और मॉक्स वगैरह लगाने होते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए टाइम तो चाहिए। देखिए, मैं बता दूं, इस चैनल पर सीडीपी की टोटल 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और आज ईवीएस की हमारी 5th क्लास है। और कम्युनिटी पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, उसमें डेली एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराती हूं। वो PYQs यानी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होता है। और जो भी वीडियोस में मैं आपको करवा चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो अटैम्प्ट करी होंगी तो आप वो क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, मैं आज इसको कराने के बाद देखिए आज शाम तक ही ले आऊँगी, या तो एक वीडियो लाऊँगी जिसमें वो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूँगी। क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने वोट दिए हैं उसमें, तो मैं आपको पूरा डिस्कस करूँगी कि कितने लोगों के सही हैं, कितनों के गलत हैं। पता तो चल गया होगा आपको, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को अटैम्प्ट करना मत भूलना। हो सकता है कुछ न्यू चीज़ आप उस वीडियो से सीखो। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हाथी के बारे में पॉइंट है ये, इसको पढ़ लेते हैं। हाथी को देखिए, ये कुछ जानवर हैं, उनके बारे में दिया गया है कि किस जानवर को जो है, किस जानवर का शिकार, किस उसकी एक पार्टिकुलर विशेषता, यानी कि कोई एक विशेषता होती है उसकी, उसके लिए उसका शिकार किया जाता है। तो देखिए, हाथी का शिकार क्यों किया जाता है? तो हाथी का शिकार किया जाता है उसके दांतों, किसके लिए? उसके दांतों के लिए। और गेंडे का शिकार क्यों किया जाता है? तो वो किया जाता है उसके सींग के लिए। नेक्स्ट है हमारा शेर और सांप और मगरमच्छ, यानी शेर, सांप और मगरमच्छ, इन तीनों का शिकार किया जाता है उनकी खाल के लिए, यानी उनकी स्किन के लिए। उसके लिए क्या होता है, इनको मार दिया जाता है, इनका शिकार किया जाता है। और एक हिरन है जिसका नाम है कस्तूरी हिरन। इसका शिकार किसके लिए किया जाता है? तो इसका शिकार किया जाता है खुशबू के लिए। ठीक, तो ये पॉइंट यहाँ से पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवर कम हो गए हैं और सरकार इन्हें बचाने के लिए सुरक्षा भी दे रही है, जिसके लिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में इसने जो है गवर्नमेंट ने जो है घाना बनवाया है। यहाँ जानवरों को क्या है, शिकार करना मना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नाग गुम्फन के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक प्रकार की ये डिज़ाइन है। ये वाला पॉइंट नहीं बताया था मैंने आपको। सांप खेतों में चूहों को खा जाते हैं जिससे फसल खराब नहीं होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जो जानवर हैं छोटे मोटे, वो हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं। ठीक है, अगर सांप नहीं होंगे तो वो चूहों को नहीं खाएंगे। ठीक है, और अगर वो चूहों को नहीं खाएंगे तो चूहा क्या करेंगे, फसल को खराब कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, सांप को अपनी धुन, बीन की धुन पर नचाने वाले लोगों को कालबेलिया कहते हैं। यानी कि जो सपेरा लोग होते हैं जो बीन बजाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कालबेलिया कहते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ कितने प्रकार के भारत में जो है नाग पाए जाते हैं जहरीले। तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, नाग, कुरैत, दबोइया और अफाई। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये वाला मैंने आपको बताया नहीं है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे, मार्टिन नाम था उनका, फौजी। पहले इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। तो हमारे पेट में जो टेम्परेचर होता है हमारे पेट का, वो कितना होता है? तो वो होता है 30 डिग्री सेल्सियस। लगभग कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस। सन 1822 में 18 साल का एक फौजी था जिसका नाम था मार्टिन। उसकी क्या हुआ था, उसको गोली से जख्मी हो गया था वो। तो वह किसके पास गया था? डॉक्टर बोमोंट के पास। वहाँ पर गया तो उसने क्या कहा, उसकी मरहम पट्टी की। ठीक है, और वो जो गोली लगी थी वो कहाँ लगी थी? वो उसके पेट में लगी थी। जिससे क्या हुआ था,
बोमंट जो डॉक्टर उसके पास गया था, डॉक्टर के पास गया था जो फौजी, तो उसने उसकी मरहम पट्टी की और जख्म धीरे धीरे ठीक होने लगा। पर जो पेट में छेद था ना, वो नहीं भरा था। गोली लगने की वजह से उसके जो पेट था उसमें एक होल हो गया था, वो नहीं भरा था। बाकी का जो आसपास का जख्म था वो सही हो गया था। तो लगभग 1.5 साल बाद डॉक्टरों ने देखा कि उसके पेट में एक क्या बन गई थी, खिड़की सी बन गई थी, जिससे वो लोग झाँक कर जो है पेट में देख सकते थे। तो पेट की चमड़ी की एक तह के ऊपर दूसरी तह बन गई थी, यानी कि पेट की लेयर्स बन गई थी। मानी एक पेट, फिर ऊपर से एक लेयर इसके, फिर ऊपर से एक लेयर, फिर ऊपर से एक लेयर, फिर ऊपर से ऊपर वाला टमी हो गया है ना, बाकी इतनी अंदर इसके लेयर बन गई थी। ये घाव है, इसके ऊपर लेयर बन गई थी ऐसे करके पेट के, ठीक है। इसकी निचली जो तह थी उसको दबाने पर क्या होता था, पेट में झांका जा सकता था, जैसा कि मैंने आपको बताया खिड़की से बन गई थी। और जो छेद था, जो होल बन गया था, उसमें ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर क्या किया जा सकता था, निकाला जा सकता था। उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में लगभग 9 साल लगाए। तो आप देख सकते हैं उन्होंने कितने साल इस पर प्रयोग किया, उसके पेट पर 9 साल प्रयोग किया था। और उस समय किसी को भी पाचन क्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हमारे पेट का जो पाचक रस होता है ना, वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, यानी कि एसिड होता है, एसिड की तरह होता है। फिर ये प्रयोग कई वैज्ञानिकों ने मशीन द्वारा किए, ठीक। तो ये आप मेन पॉइंट्स याद रखिएगा। जैसे डॉक्टर ने कितने साल उसके साथ पेट में प्रयोग किया, तो 9 साल उसके पेट के साथ प्रयोग किया था उन्होंने, हैं। और आपका वो जो है फौजी है, वो किस सन में जो है उसको गोली लगी थी, तो 1822 में लगी थी। उसका नाम क्या था, तो मार्टिन नाम था। हमारे पेट का टेम्परेचर कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँचते हैं अब हम। अलग अलग खाना कई तरीके से ख़राब हो जाता है। कुछ खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, तो कुछ देर में होता है। तो ये हम सबको पता है। कुछ चीज़ें जैसे आलू की चीज़ें होती हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। हरी सब्जियां होती हैं, थोड़ा वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। आत्रेयपुरम गांव जो आमों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वो उसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। देखिए, ये एक क्वेश्चन है जो आया हुआ है सीटेट में, एक पॉइंट है, ये देख लेते हैं। कांच के जार या बोतल जिनका यूज़ अचार डालने के लिए किया जाता है। तो वहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि अचार डालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो यूज़ किया जाता है कांच के जार या बोतल का। तो अचार डालने से पहले क्या होता है, इसको पहले धूप में सुखाया जाता है। जो कांच का जार या बोतल जो भी आपने लिया है, उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो भी नमी होती है वो बिल्कुल नहीं बचती है। और अगर उसके अंदर जो नमी है वो बच जाएगी, तो अचार क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँचते हैं। मलमल कपड़े का उपयोग किसी चीज़ को छानने के लिए किया जाता है, फिल्ट्रेशन के लिए किया जाता है, यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, शिकारी पौधा नीपेथिंस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है। अब देखिए, ये पॉइंट मैंने वहाँ पे नहीं बताए थे आपको। ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया और संड्यू, ये चारों पौधे भी शिकारी पौधे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आया था सीटेट में कि बताइए इनमें से कौन सा जो है शिकारी पौधा नहीं है। और ये कुछ नाम आपको दे दिए गए थे। एक दिया था ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया और चौथा आपको दिया था नीपेथिंस। और एक मान लीजिए कुछ भी और दे दिया उन्होंने जो इनमें से नहीं था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से पौधे जो है शिकारी पौधे हैं। तो ये नेम्स हैं, कुछ नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पौधे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये मैं पॉइंट क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेल ग्रो की, जो आइडिया आया था जॉर्ज मेस्ट्रल को, वो भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई थी, ये भी बात हो चुकी है। जैसलमेर में जो गढ़सी सर था उसकी बात भी हम कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट बावड़ी की बात भी हम कर चुके हैं। सीढ़ीदार कुआं था एक। देखिए, इसकी बात कर लेते हैं। वैसे हम कर चुके हैं, हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता। तो मलेरिया देखिए किस मच्छर के काटने से होता है, तो मलेरिया फैलता है मादा मच्छर एनोफिलीज से, ठीक है। इसकी पुराने समय में क्या दवाई थी, तो ये मैं क्वेश्चन कम्युनिटी में भी पूछ चुकी हूँ आपसे कि जो मलेरिया की पुराने समय में दवाई थी वो कैसे बनाई जाती थी, सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। और ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। अब देखिए, मलेरिया में जो बुखार है वो किस तरीके से आता है, तो ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है, किसमें, मलेरिया में। तो ये वहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे कि उस बीमारी का नाम बताइए जो जिसमें जो है व्यक्ति को ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है। तो आपको वहाँ पर ऑप्शन लगाना है मलेरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनीमिया की। तो खून में आयरन या हेमोग्लोबिन की कमी से होता है क्या, अनीमिया। इसके लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों के लिए खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और इन्हें खाने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। इसकी दवाई भी आती है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा आप। हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 12 से 16 ग्राम पर DI, ठीक।
मच्छरों के छोटे बच्चों को कहा जाता है लार्वे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट और देख लीजिए, मच्छरों से हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो मच्छर से हमें 3 रोग होते हैं। पहला है मलेरिया, दूसरा है डेंगू और तीसरा है चिकनगुनिया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो याद रखिएगा। मलेरिया से हमें 3 रोग हो सकते हैं। मच्छरों से हमें 3 रोग हो सकते हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम रोनाल्ड रॉस के बारे में। ये भी पॉइंट हम बता चुकी हूँ मैं आपको कि ये मच्छर से फैलता है, इन्होंने ये बताया था। और इन्होंने मच्छरों की विशेषता बताई कि जो मच्छर हैं जो मलेरिया फैलाते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो भूरे रंग के और छींटेदार पंख वाले होते हैं जो मलेरिया वाले मच्छर होते हैं वो। इनको 1902 दिसंबर में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक। और 1905 में ये मर गए थे। ठीक। इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कहाँ किया था, तो सिकंदरा के हॉस्पिटल में किया था। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया है, इसको देख लीजिए। तो देखिए 17 नवंबर 2007 यानी 17 नवंबर 2007 में हज़ारों बच्चों को दिल्ली नगर निगम के एक स्कूल में क्या हो गया था, एनीमिया हो गया था। एनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट सीखिएगा कि जब हीमोग्लोबिन यानी अनीमिया रोग बच्चों को हो जाता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण जो बच्चे होते हैं वो ठीक से बढ़ भी नहीं पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, और उनके अंदर एनर्जी यानी जो फुर्ती होती है वो भी कम हो जाती है, पढ़ाई समझने में दिक्कत आती है। ठीक है। और क्या होता है, इन बच्चों के अब क्या है, हेल्थ कार्ड भी बन रहे हैं और जांच भी चल रही है और आयरन की इनको क्या दी जा रही है, दवाई भी दी जा रही है। अब देखिए ये यहाँ क्वेश्चन कहाँ से बना था कि जो अनीमिया है अगर वो व्यक्ति को हो जाता है तो उससे क्या क्या लॉसेस है। तो आपको पता होना चाहिए, शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है, बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं, और उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखना। नेक्स्ट, बछेंद्री पाल के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये भारत की पहली और दुनिया की 5वीं महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कदम रखा था। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई पूछ ली जाती है आपके, तो वो आप बताना 88,049 मीटर यानी कि 8849 मीटर। इन्होंने कदम कब रखा था, तो ये डेट याद रखिएगा, 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। ठीक। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इन्होंने जो ट्रेनिंग ली थी तो वो कहाँ से ली थी, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। ठीक, जो कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है। गोलकुंडा किले के बारे में बात कर चुके हैं हम। अब देखिए मक्खी से कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं। तो मक्खी से हमें स्टमक से रिलेटेड यानी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायरिया, हैजा और तीसरा है टाइफाइड। नेक्स्ट बात करते हैं सुनीता विलियम्स की। तो इनके बारे में बता चुकी हूँ मैं। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली हैं, 6 महीने से भी ज़्यादा रही थी ये। और जब ये 5 वर्ष की थी तब इन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा था, जो 1969 में कौन थे, चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक। और ये उनसे बहुत क्या हुई थी, प्रभावित हुई थी। ये देखिए बनना तो ये डाइवर यानी कि गोताखोर बनना चाहती थी, लेकिन बन पायलट गई थी। और अब एक टीचर बनना चाहती हैं। क्यों बनना चाहती हैं ये टीचर, ये बच्चों को बताना चाहती हैं कि साइंस और मैथ्स जो है हमारी लाइफ से किस तरीके से जुड़े हैं, उनको समझाना चाहती हैं। ठीक। नेक्स्ट, इन्होंने अंतरिक्ष की कुछ विशेषता बताई थी, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक। अब देखिए ये कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की थी, वो बता देती हूँ। इन्होंने ये कहा था कि जो पृथ्वी है, पहले यहाँ से देखते हैं। इन्होंने ये कहा था कि पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, खींच कर रखती है। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब ये सुनीता विलियम्स जो थी वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर गई थी, तो ये गई थी 360 किलोमीटर दूर स्पेसियस यानी अंतरिक्ष में गई थी। इन्होंने बताया था कि जब अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं तो वहाँ से पृथ्वी कैसे दिखती है, तो पृथ्वी बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखती है, और उसकी गोलाई भी एकदम साफ, एकदम क्लियर दिखती है। और ये कहती हैं कि इतनी दूर से बस ये दिखता है कि पृथ्वी कहाँ पर है और समुद्र कहाँ पर है। ठीक। और ज़मीन कहाँ पर है। अलग अलग देश नहीं दिखते हैं, अलग अलग देशों का जो बंटवारा है वो तो हमारा यानी जनता का, हमारे समाज का किया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अडालस की बावड़ी एक जगह है, ये कहाँ पर है, तो ये अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग डीजल, पेट्रोल और खनिज तेल के लिए किया गया है। नेक्स्ट, अबू धाबी के बारे में बात कर चुके हैं। अब देखिए ये पॉइंट है कि कुछ जगह लोग जो है पानी की क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं। जैसे
जब झीलें जो हैं पानी से भर जाती हैं। जैसे एक जगह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या होता है, जब किसी के यहाँ नई शादी होती है, कोई नई दुल्हन आती है, तब क्या होता है, तालाब के पास पूजा करने जाती हैं वो लोग। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि जो पानी आजकल पानी की प्रॉब्लम हो रही है, कुएं सूखते जा रहे हैं, झीलें सूखते जा रही हैं, उसका रीज़न क्या है। तो कुछ रीजन्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो कुएं सूखते जा रहे हैं, पानी की कमी है कुछ जगह पर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ कर रहे हैं, समर का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को लगातार कम करते जा रहे हैं। होता क्या है, हम इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है वाटर की कोई कमी नहीं है, हम जितना चाहे उतना पानी निकाल लेते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि पानी को जो है लोग वेस्ट करते हैं। जब उन्हें दिखाई देता है, जब हमारे पास कोई चीज़ होती नहीं है, तभी हमें उस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता चलती है। अदरवाइज़ हम उस चीज़ को वेस्ट करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगाते। वही सिचुएशन जो है पानी के साथ है। जिन लोगों के पास जो है भरपूर पानी होता है, वो क्या करते हैं, पानी को वेस्ट करते हैं। पहले क्या किया जाता था, पानी के जो बारिश का पानी होता था उसको स्टोर किया जाता था। लेक्स यानी झील्स का यूज़ किया जाता था उसके लिए। जैसे बावड़ी के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी एक सोर्स था पानी के लिए, है ना। तो वो सब क्या है, अब बिल्कुल बावड़ी वगैरह हुई, लेक्स वगैरह हुई, ये बिल्कुल बंद हो गई हैं। झील वगैरह सूख चुकी हैं, इनकी इम्पोर्टेंस जो है लोगों ने बिल्कुल ही कम कर दी है। ठीक, अब उसका नेक्स्ट रीज़न, एक और रीज़न क्या है, तो पेड़ों के आसपास की जो मिट्टी होती है, मान लीजिए ये यहाँ पर ये पेड़ लगा हुआ है एक। ठीक है, अब पेड़ों के आसपास आपने देखा होगा, ये जब पेड़ लगा होता है तो आसपास उसकी ये मिट्टी होती है यहाँ पर। ठीक है, अब ये मिट्टी और जो पार्क होते हैं जहाँ पर घास वगैरह होती है, पार्कों को सीमेंट से कवर कर दिया गया है। अब देखिए इस जगह यहाँ पर मिट्टी है मान लीजिए ये, ठीक है, इस जगह को जब आप सीमेंट से कवर कर देंगे तो क्या होगा, जब पानी जो है ग्राउंड में अंदर जाएगा ही नहीं, तो पानी बाहर आएगा कहाँ से। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंबई की। तो वैसे तो दिल्ली है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मुंबई भारत की सबसे क्राउडेड सिटी है। और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कई राज्यों से गुजरना पड़ता है। उनका नाम है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से गुजरना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की जो डिस्टेंस है कितनी है, 1400 किलोमीटर्स। अब देखिए मैप्स से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, इसलिए मैप्स को मैं करवा दूंगी, टेंशन वाली बात नहीं है। बट आपको फिर भी मैं आप कोई भी चीज़ जो है आपको याद तो नहीं करवा सकती ना, बस समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ। उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे तभी वो आपके माइंड में सेट होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, बाकी हेल्प मैं करूँगी समझने में कि आपको जो है किस तरीके से आप चीज़ों को जो है समझना है। ठीक, तो हम मैप को भी एक दिन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। जम्मू और कश्मीर के जो रास्ते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बहुत टेढ़े मेढ़े हैं। क्यों, तो वो इसलिए हैं क्योंकि पहाड़ हैं वहाँ पर बहुत सारे। ठीक, नेक्स्ट, लद्दाख पहुँचने के लिए क्या होता है, हमें जम्मू कश्मीर को क्रॉस करना पड़ता है। देखिए अगर आपने मैप देखा होगा तो आपको पता होगा, इंडिया के मैप में यहाँ पर है कुछ, ये सबसे ऊपर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर लद्दाख है, और इसके नीचे है आपका जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जम्मू है और यहाँ पर आपका लद्दाख है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम लद्दाख पहुँचेंगे तो हमें पहले जम्मू कश्मीर को यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। पहाड़ी एरियाज़ में लोग किसका यूज़ करते हैं, तो नायलॉन के टेंट्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए ये पॉइंट बहुत बार सीटेट ने रिपीट किया हुआ है। मैं कहूँ तो सीटेट का जो है ये फेवरेट सा बन गया है क्वेश्चन। लद्दाख को हम क्या कहते हैं, ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। याद कर लीजिएगा, लद्दाख को क्या कहते हैं हम, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। यह कैसा प्लेस है, तो ये ड्राई यानी सूखा, क्योंकि बारिश कम होगी तो ऑब्वियसली सूखा होगा। हाई यानी कि ऊंचा है, कितना ऊंचा है लद्दाख, तो लद्दाख सबसे ऊंचा है हमारे मैप में। मैं आपको जब मैप दिखाऊंगी ना तब आपको पता चलेगा। एंड फ्लैट यानी कि समतल है, यहाँ बर्फ़ से ढके माउंटेन हैं। ठीक, फ्लैट ग्राउंड कोल्ड है यानी ठंड है, जिससे वहाँ के जो प्लांट्स हैं और ट्री हैं वो क्या करते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। और लद्दाख की जो भाषा है वो है भोती, मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन इनकी भाषा में एक वर्ड है वेलकम, उसको क्या कहते हैं ये नहीं मैंने आपको बताया। तो इनकी जो लद्दाख की भाषा है भोती, उसमें वेलकम को बोला जाता है जूल जूल। क्या बोलते हैं, जूल जूल। अब देखिए लद्दाख में कौन से जो पेड़ हैं, कौन सी जो सब्जियां हैं वो उगाई जा सकती हैं। तो ये 2-3 सब्जी हैं, एक तो रेड चिल्ली, लाल मिर्च, ऑर्गेस पम्पिन्स, और लास्ट है हमारा गोल्डन येलो कॉर्न्स यानी कि जो भुट्टे होते हैं वो। ठीक है, यही 3-4 चीज़ें हैं जो लद्दाख में पाई जाती हैं। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, यहाँ फल और सब्जियाँ सुखाए जाते हैं,
जिससे सर्दियों में यूज़ कर पाएँ, क्योंकि सर्दियों में यहाँ क्या होता है, फ्रेश जो वेजिटेबल है वो नहीं मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सफ़ेद पत्थर के सुंदर घर होते हैं, कहाँ पर, लद्दाख में। तो ये सब चीज़ें लद्दाख के बारे में थी। इसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ये ड्राई, हाई एंड फ्लैट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और सब्जियाँ मतलब क्या क्या यहाँ पर उगाया जा सकता है, तो वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। रेड चिल्ली, ऑर्किड्स, पम्पिन्स एंड गोल्डन येलो कॉर्न्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं तेल के बारे में। तेल के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो तेल का भंडार क्या है, सीमित है। इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। यानी कि हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जब भी हमें ऐसा लगता है कि आसपास से हमें कुछ लेना है, तो क्या है, थोड़ी देर की तो बात है, तो गाड़ी को चलने देते हैं। तो वो क्या होता है, पेट्रोल या डीजल जो भी है वो वेस्ट होता है। तो जब भी आपको चाहे 2 मिनट के लिए आप कहीं रुक कर जा रहे हैं, तो अब क्या करिए, अपना इंजन बंद कर लीजिए, जिससे जो पेट्रोल है, डीजल है, वो उसकी क्या हो सके, वो सेव हो सके, ठीक है। पेट्रोल ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से मिलता है। ये ज़मीन में धीरे धीरे अपने आप बनता है। ये हर जगह नहीं होता है। देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है, और इसको निकालने या साफ़ करने के लिए किसका यूज होता है, तो ऑब्वियसली मशीनों का यूज होता है। और तेल क्या है, सीमित है, मैं पहले बता चुकी हूँ। क्यों है, क्योंकि जितना आज देखा होगा आपने, अगर एक पर्सन को जो है अपने मार्केट, पास में ही मार्केट है और सब्जियाँ मिलती हैं वहाँ पर, तो वो पैदल जा सकता है, फिर भी वो क्या लेकर जा रहा है, आज बाइक लेकर जा रहा है। थोड़ी सी डिस्टेंस है, मान लीजिए, जिसको हम बाइक से कवर कर सकते हैं, फिर भी लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, कार्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जितनी तेज़ी से हम तेल निकाल रहे हैं, उतनी स्पीड से जो है जो तेल है वो बन नहीं रहा है ज़मीन के अंदर। वैसे भी इसके बनने में क्या होता है, लाखों साल लग जाते हैं। अब बात करते हैं सीएनजी की। तो सीएनजी भी हमें कहाँ से मिलती है, ज़मीन से मिलती है, और ये भी क्या है, सीमित है। पर क्या होता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इनसे क्या होता है, धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है। लेकिन सीएनजी से धुआं क्या होता है, थोड़ा कम होता है। और आजकल आपने जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बहुत चल गई, देखी होंगी आपने, तो बैटरी से भी गाड़ियाँ चलती हैं, ये आपने देखा होगा। तो उनसे तो ना तो पॉल्यूशन होता है, ना ही आपका पेट्रोल और डीजल ख़त्म हो रहा है, तो वो सबसे बेस्ट है ना। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से अंदाज़ा लगाते हैं, यानी कि पता कैसे चलता है कि यहाँ पर तेल निकलेगा, तो ये वैज्ञानिक होते हैं, वो खास तरीकों से मशीनों से अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तेल हो सकता है। फिर वहाँ पर जो है खुदाई की जाती है मशीनें डालकर, और फिर तेल ऊपर खींचा जाता है। अब देखिए, जो तेल निकलता है, तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि जो तेल निकलता है उसी से डायरेक्ट पेट्रोल हो गई, वही पेट्रोल के लिए यूज़ कर लीजिए, वही डीजल के लिए यूज़ कर लीजिए, नहीं। ये एक गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार तेल होता है जो ज़मीन से निकलता है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें घुली मिली होती हैं। तो हम उसको क्या करते हैं, पहले इसको साफ़ करने के लिए रिफाइनरी में भेजते हैं, जहाँ से हमें क्या क्या मिलता है, देखिए, इस तेल से डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलती है, इंजन ऑयल मिलता है, केरोसिन ऑयल मिलता है, ठीक है। और हवाई जहाज़ के लिए जो ईंधन है वो भी मिलता है, एलपीजी गैस, ठीक है, मोम, कोल तार, ग्रीस, प्लास्टिक पेंट, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, तेल से ही मिलती हैं। तेल को रिफाइनरी के लिए भेजा जाता है, फिर वहीं से हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। और ड्राई क्लीनिंग होती है, उसमें भी इसका यूज़ होता है, ठीक। तो ये एक और पॉइंट्स दिया हुआ था इसके बारे में। तो आज हमारे देश में कितने लोग हैं, 2/3 लोग, कितने, 2/3 लोग हैं जो उपले यानी कि कंडे होते हैं, गोबर के बनाए जाते हैं। गाँव वगैरह से अगर कोई बिलोंग करता है तो उसको पता होगा। लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि यूज़ करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए नहीं, लोग पानी गर्म करने के लिए, ठीक है, रोशनी के लिए, हाथ सेकने के लिए सर्दियों में किसका यूज़ करते हैं, उपले, लकड़ी और सूखी टहनियाँ। कितने लोग, 2/3 लोग। तो अभी के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है कि अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी पूरी, फिर हम जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उनको क्लियर कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखिए, ये मैप है, मैप भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लग रहा है, किसी को उस चीज़ से हेल्प मिल रही है, तो मैं क्या होगा, और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।